शांत हो जाइए। कहाँ तक पिछले क्लास में हुआ था? अच्छा, चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों। अब बिल्कुल शांत हो जाइए। पिछले क्लास में हम सूक्ष्म जीवों की एक अलग कैटेगरी की बात किए थे और समझे थे कि पृथ्वी के इस विशाल पर्यावरण में जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उन्हें दो जगत में रखा गया है, मोनरा और प्रोटिस्टा। मोनरा जगत के सूक्ष्म जीवों में और प्रोटिस्टा जगत के सूक्ष्म जीवों में क्या अंतर है, उस अंतर को हम पिछले क्लास में समझने का प्रयास किए थे। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। मोनरा जगत के जो सबसे प्रमुख सूक्ष्मजीव हैं वह बैक्टीरिया है, जीवाणु है। और प्रोटिस्टा जगत के जो प्रमुख सूक्ष्मजीव है वो प्रोटोजोआ है। पी से प्रोटिस्टा और पी से प्रोटोजोआ। और हम दो तीन प्रोटोजोआ की जातियों का अध्ययन भी किए थे। पैरामीशियम के बारे में, प्लाज्मोडियम के बारे में, लिस्वेनिया डोनोवेनी के बारे में। तो प्रोटोजोआ में परपोषण होता है। किसी भी प्रोटोजोआ में क्लोरोफिल नहीं होते हैं, वे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। कोई भी प्रोटोजोआ, यूग्लिना प्रोटोजोआ नहीं है, उसे प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो यूग्लिना को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है कि एक प्रोटोजोआ है जो प्रकाश संश्लेषण करता है और वो यूग्लिना है, ये सरासर गलत है। यूग्लिना प्रोटोजोआ की जाति नहीं है, वो अलग है उससे। हाँ, जीव वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण के हिसाब से उन्हें प्रोटिस्टा में स्थान दिए हैं क्योंकि वे यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हैं। तो जितने भी प्रोटोजोआ है सब में परपोषण होता है, किसी भी प्रोटोजोआ में स्वपोषण नहीं होता है। परपोषण जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहे, दूसरे सजीवों पर निर्भर रहे। प्रोटोजोआ परपोषण के अंतर्गत स्वतंत्र जीवी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं। जैसे कि पैरामीशियम प्रोटोजोआ में परपोषण स्वतंत्र तरीके से हो रहा था, वो किसी पर निर्भर नहीं था, स्वतंत्र रूप से अपने भोजन की तलाश करता था। सीलिया के मदद से पैरामीशियम गति करता था। लेकिन कुछ प्रोटोजोआ जो हैं वो परजीवी जीवन बिताते हैं। कुछ प्रोटोजोआ को तो परजीवी जीवन बिताने के लिए भी एक नहीं दो शरीर चाहिए। प्लाज्मोडियम परजीवी प्रोटोजोआ जो मलेरिया फैलाते हैं, उन्हें पूरा जीवन जीने के लिए कितने पोषकों की आवश्यकता थी? 2। उसी तरह का गुण लिस्वेनिया डोनोवेनी में था। अगला जो प्रोटोजोआ है वो है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। अब कहिएगा ऐसा ऐसा नाम किसने दिया है? तो भाई जीव वैज्ञानिकों को छोड़कर और कौन नाम दे सकते हैं? अब आप सवाल करिएगा, ऐसे ऐसे नाम तो याद होते नहीं है।
तो फिर मानव होने का मतलब क्या है? याद होगा एक बड़ी समस्या जो होती है कि हमको याद नहीं होता है। तो कल की ये बात आपको कब याद आया कि हमको याद नहीं होता है? तो जब हम नहीं पढ़ते हैं तब हमको याद आता है कि हमको याद नहीं होता है। तो इस बात को याद रखिए, जब भी आप पढ़ाई का लिख तोड़िएगा तो एक डर आपके अंदर बैठेगा कि हमको याद नहीं होता है या याद क्या हुआ हम भूल गए हैं। ये दो बात याद ही नहीं आए, इसके लिए लगातार पढ़ते रहिए, निरंतरता बनाए रहिए। जिस दिन पढ़ाई का निरंतरता टूट गया उस दिन आप रेस से बाहर है। और इस बार तो 1537 ही पोस्ट आ रहे हैं दरोगा में। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ये सूत्रों के हवाले से बोले हैं, इधर उधर हो सकता है। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस ये एक परजीवी प्रोटोजोआ है। कैसा प्रोटोजोआ है? परजीवी प्रोटोजोआ है। परजीवी प्रोटोजोआ मतलब दूसरे के शरीर पर आश्रित रहकर उसी शरीर से भोजन प्राप्त करेगा और उसी शरीर में रोगों को फैलाएगा। और इस परजीवी प्रोटोजोआ को भी अपने जीवन बिताने के लिए कितने पोषकों की आवश्यकता है? 2 पोषकों की आवश्यकता है। एक शरीर से काम नहीं चलने वाला है। जिन्हें परजीवी जीवन व्यतीत करने के लिए 2 पोषक चाहिए तो चाहिए। ऐसा नहीं कि एक शरीर में वो अपना पूरा जीवन व्यतीत कर लेगा, ऐसा संभव नहीं है। तो प्लाज्मोडियम और लिस्मेनिया दोनों बहनी के तरह इन्हें भी 2 पोषकों की आवश्यकता है। और इसका प्रधान पोषक जो है वो मानव का शरीर ही है। प्रधान पोषक मानव का शरीर ही है। और दूसरा पोषक जो है सीसी मक्खी है दोस्तों, सीसी मक्खी है। अंग्रेजी में इसको लिखते हैं इस तरह से। अंग्रेजी में इसका टी जो है साइलेंट हो जाता है। टी क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। और हिंदी में इसे सीसी ही पढ़ते दोस्तों। इस मक्खी का हिंदी नाम सीसी और अंग्रेजी में इसे टी ऐसी लिखते जहां टी साइलेंट हो जाता है। तो सीसी मक्खी इसका दूसरा पोषक है या माध्यमिक पोषक है, या यूं कहिए कि ये मक्खी जो है, सीसी मक्खी जो है इसका वाहक है। सर्वप्रथम ये ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस प्रोटोजोआ किनके शरीर में प्रवेश करता है? सीसी मक्खी के शरीर में प्रवेश करता है। और जैसे ही सीसी मक्खी मानव को काटेगा ये मानव के रक्त में आ जाते। कौन आ जाते हैं? तो इसका मतलब ये माध्यमिक पोषक भी है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस का, और ये वाहक भी है। और ये क्या है? वाहक उसे कहते हैं जो सूक्ष्म जीवों को एक शरीर से दूसरे शरीर पहुंचाने का काम करते हैं। तो मक्खी के शरीर से मानव शरीर में पहुंचाने का कार्य यही करता है। तो इसे आप वाहक भी कह सकते हैं, इसे आप माध्यमिक पोषक भी कह सकते हैं। अब ये मक्खी मानव शरीर को काट लिया। और मक्खी या कोई मच्छर जब काटता है और किसी सूक्ष्म जीव को मानव शरीर के भीतर इंजेक्ट करता है तो वो सूक्ष्म जीव डायरेक्ट मानव के ब्लड में जाते। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस भी डायरेक्ट मानव के ब्लड में जाते हैं। और ब्लड में जाते जाते ये इसकी यात्रा कहां तक होती है? ब्रेन तक होती है। कहां तक होती है? ब्रेन तक होती है, मस्तिष्क तक होती है। और ब्रेन में एक विशेष प्रकार के द्रव है। हमारे मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार के लिक्विड पदार्थ पाए जाते हैं। लिक्विड पदार्थ पाए जाते हैं। और उस लिक्विड पदार्थ का नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। हिंदी में भी इसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। मस्तिष्क में, मानव मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार के फ्लूइड या तरल पदार्थ पाए जाते हैं। और इसे क्या कहते हैं दोस्तों? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल
फ्लूड, इसी फ्लूड में मच्छर जा करके इसी फ्लूड से पोषण प्राप्त करता है और इसी फ्लूड में विषैले पदार्थ का निर्माण भी करता है। पर इसके कारण क्या होता है? इसके कारण मस्तिष्क जो है वो सुस्त पड़ जाते हैं। सेरिब्रो ट्रिपेनोसोमा गैम्पियंस अंत में कहां पहुंचा? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में। इसी फ्लूइड से ये प्रोटोजोआ पोषण भी प्राप्त करेगा और इसमें विषैले पदार्थ का निर्माण भी करेगा। जैसे इसमें विषैले पदार्थ का निर्माण इस ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के कारण होता है, मस्तिष्क क्या पड़ जाते हैं? सुस्त पड़ जाते हैं और रोगी को नींद आने लगता है। क्या आने लगता है? नींद आने लगता है। मस्तिष्क का सुस्त पड़ जाना और नींद आने लगना, इस बीमारी को कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। क्या कहते हैं? स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। तो ये प्रोटोजोआ मानव के शरीर में कौन सा रोग को फैलाता है? स्लीपिंग सिकनेस फैलाता है। स्लीपिंग सिकनेस मस्तिष्क को स्वस्थ कर देता है, जिससे नींद आने की समस्या कभी भी उत्पन्न हो जाती है। स्लीपिंग सिकनेस में कभी भी शरीर जो है अचेतन अवस्था में पहुंच जाता है, यानी कि कभी भी शरीर नींद में चला जाता है। आप पढ़ रहे अचानक नींद हो गए, मार्केट जा रहे हैं सड़क पर सो गए, खेत में काम कर रहे करते करते सो गए। इस तरह की बीमारी है कौन? स्लीपिंग सिकनेस। इस तरह की बीमारी है, कभी भी नींद आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि हमको नींद आ रहा, नींद आ गया। क्लियर हो गया? बस इतना ही बात याद रखना है। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के बारे में इतना भी याद रखना है। आइए एक बार फिर से देख लीजिए। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस एक प्रकार का कैसा प्रोटोजोआ है? परजीवी प्रोटोजोआ है। परजीवी प्रोटोजोआ है। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस कैसा प्रोटोजोआ है? परजीवी प्रोटोजोआ है। और इन्हें परजीवी जीवन व्यतीत करने के लिए एक नहीं बल्कि दो पोषकों की आवश्यकता है। इसका मुख्य पोषक या प्रधान पोषक कौन है? और इसका माध्यमिक पोषक, इसका वाहक भी कौन है? सीसी मक्खी है। ये मक्खी जब मानव को काटता है तो यह ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस परजीवी प्रोटोजोआ मानव शरीर के रक्त से होकर कहां पहुंचता है और ब्रेन के किस तरल पदार्थ को क्षतिग्रस्त करता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के क्षतिग्रस्त होने से अथवा उसमें विषैले पदार्थ के निर्माण होने से कौन सी बीमारी होती है? क्या हुआ सर? खा रहे हैं, देख रहे हैं, बैठने में दिक्कत है क्या? अब बिठाइए, इनको टूल उल दीजिए। क्या बात करते हैं सर, आप खड़े हैं, बैठ जाइए, उनको टूल दीजिए, दिखाई नहीं पड़ रहा तो। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग, कहीं भी नींद आ गया सो गए, कहीं भी नींद आ गया सो गए, पढ़ते पढ़ते सो गए। डरिए नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत में यह रोग पाया ही नहीं जाता है। भारत में नहीं, पूरे एशिया महादेश में यह रोग पाया ही, पूरे एशिया महादेश में सीसी मक्खी पाए ही नहीं जाते हैं कि वो उसका वाहक होगा। वर्तमान समय में सीसी मक्खी केवल अफ्रीकी महाद्वीप में ही पाए जाते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप के अतिरिक्त सीसी मक्खी अन्य किसी महादेश में पाए, तो इसलिए यह रोग केवल अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है। ये जो स्लीपिंग सिकनेस वाली बीमारी है, ये केवल किस महाद्वीप में फैला हुआ है? केवल अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ। अफ्रीका महाद्वीप में, वहां तो कुछ कुछ गांव ऐसे इस तरह से प्रभावित है, अफ्रीका के कुछ देशों के गांव इस तरह प्रभावित है कि किसी समय उस गांव के दोपहर के रात के सब सोया रहता है, सड़क पर, खेत में, सब इस तरह जकड़ा हुआ है। तो इस बीमारी से हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में सीसी मक्खी ही नहीं है। पूरे एशिया महादेश में सीसी मक्खी,
नहीं है। सीसी मक्खी केवल कहां पाए जाते हैं? कहां पाए जाते हैं? क्लियर हो गया? बात समझ गए? याद हो गया कि नहीं? ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस मानव शरीर में कौन से रोगों को फैलाते हैं? स्लीपिंग सिकनेस। मस्तिष्क में किस तरल पदार्थ को विषैला बना देता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। स्लीपिंग सिकनेस बीमारी का है। स्लीपिंग सिकनेस बीमारी में वाहक का काम कौन करता है? वाहक का काम कौन करता है? सीसी मक्खी। सीसी मक्खी क्या एशिया महादेश में पाए जाते हैं? नहीं। सीसी मक्खी वर्तमान में केवल कहां पाए जाते हैं? अफ्रीका महादेश में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? अफ्रीका महादेश में। क्लियर दोस्त? अगला 2 प्रोटोजोआ को एक साथ क्लियर करा देते हैं क्योंकि उतना इंपोर्टेंट नहीं है। एक है एंट अमीबा जिंजे भेलिस और दूसरा है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा जिंजेबेलिस, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका दोनों ही कैसा प्रोटोजोआ है? दोनों ही परजीवी प्रोटोजोआ है। दोनों ही कैसा प्रोटोजोआ है? परजीवी प्रोटोजोआ है। लेकिन इन दोनों परजीवी प्रोटोजोआ को दो नहीं केवल कितने पोषकों की आवश्यकता है? एक। अब तक आप प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़े, लिशमैनिया डोनोवेनी के बारे में पढ़े, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के बारे में पढ़े। सबको पूरा जीवन व्यतीत करने के लिए कुल कितने पोषकों की जरूरत थी? 2। लेकिन ये जो एंट अमीबा जिंजेबेलिस है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है, ये परजीवी प्रोटोजोआ है, लेकिन इन्हें पूरा जीवन व्यतीत करने के लिए 2 पोषकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन्हें 2 पोषकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल एक पोषक। ये पर्यावरण में यत्र तत्र पाए जाते हैं और किसी न किसी माध्यम से, गंदे जल, गंदे भोजन या अन्य किसी माध्यम से डायरेक्ट प्रवेश करता है मानव के शरीर में। डायरेक्ट प्रवेश करता है मानव के शरीर में और मानव के शरीर में रोगों को फैलाता है। मानव के शरीर में रोगों को फैलाता है। यह कौन सा रोग फैलाता है? पायरिया और एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है, ये कौन सा रोग को फैलाता है? पेचिस। कौन सा रोग? पेचिस। इंग्लिश में डायसेंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डायसेंट्री कहते हैं। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कौन से रोग फैलाते हैं? पेचिस फैलाते हैं। जिंजीबेलिस क्या फैलाते हैं? पायरिया। एक समय थे लोग पायरिया से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते थे। पायरिया में मसूड़े से खून निकलने लगता है, धीरे धीरे मसूड़ा क्षतिग्रस्त हो जाता है। लेकिन आजकल तो ऐसे ऐसे टूथपेस्ट चल गया है कि अब पायरिया लगभग दुर्लभ बीमारी हो चुकी है। शायद ही किसी को पायरिया होता होगा। ठीक है, 90 के दशक या 80 के दशक में पायरिया से भारत काफी ज्यादा प्रभावित था और तरह तरह के नुस्खे गांव में चले करते थे। कोई कहता था नमक तेल लेकर जो है मुंह साफ करो तब पायरिया छूटेगा। कोई कहता था कि नहीं जलावन के राख से मुंह धोने से पायरिया छूटेगा। तरह तरह के जो है नुस्खे प्रचलित थे किससे बचने के लिए? पायरिया। अब तो टूथपेस्ट एक से एक मार्केट में आ गए हैं। ठीक है, गरम मसाला वाला टूथपेस्ट, नमक वाला टूथपेस्ट, पता नहीं कैसे कैसे टूथपेस्ट का चलन है। लेकिन एक बात तो है कि टूथपेस्ट का उपयोग इतना व्यापक हो गया है कि अब पायरिया रोग से क्या हो चुका है? मुक्ति हो चुका है। ठीक है, जब आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी भारत की, तो टूथपेस्ट का भी पहुंच प्रत्येक घरों तक नहीं था। और टूथपेस्ट का पहुंच जब प्रत्येक घरों का नहीं था तो लगभग हर घर में कोई ना कोई पायरिया से पीड़ित होते थे, इसी जिंजेबेलिस के कारण।
लेकिन अब इस रोग को पूरी तरह से एक तरफ से कहीं समाप्त कर दिया गया है। शायद ही आप किसी के बारे में सुने होंगे कि इनको पायरिया हो गया है। पायरिया अब रोग नहीं होता है, लेकिन पेचिस बच्चों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और पेचिस का सेम लक्षण हैजा वाला, हैजा के बारे में पढ़ाए थे ना, वाइब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया के कारण जो हैजा होता है, कोलेरा होता है। कोलेरा का जो लक्षण है, कोलेरा का जो लक्षण है, लगभग सभी तरह के लक्षण किसमें है? पेचिस में। हैजा और पेचिस के लक्षण बिल्कुल समान है। बार बार उल्टियां और दस्त हैजा में भी होता है, अब बार बार उल्टियां और दस्त पेचिस में भी होता है। हल्का बुखार हैजा में भी होता है, हल्का बुखार पेचिस में भी होता है। शरीर में जल की कमी हो जाती है हैजा बीमारी में, शरीर में जल की कमी हो जाती है पेचिस बीमारी में। क्लियर हो गया? पढ़िए तो इस दोनों के बारे में जितना लिखा उतना बस पढ़िए। राकेश कुमार, क्वेश्चन बैंक कब आएगा मार्केट में? अरे मार्केट से क्या मतलब है दोस्तों, जो पढ़ा रहे हैं उसमें क्वेश्चन बैंक शामिल है। सत्यम कुमार, मलेरिया के लिए सबसे खतरनाक फैल्सीपेरम है, लेकिन 214 के उत्तर में ए, तो 214 के ए दे दिए हैं तो वो गलत है। सबसे खतरनाक मलेरिया फैल्सीपेरम में होता है। तो पिछले बैच में अगर कोई दूसरा आंसर दिए हैं तो उसको भूल चूक सुधार की कर लीजिए। सबसे खतरनाक मलेरिया सत्यम कुमार फैल्सीपेरम के द्वारा ही होता है, इसमें कोई अब शक नहीं रखना है। फैल्सीपेरम मलेरिया के बारे में अगर विस्तृत रूप से पढ़ना है तो वो क्लास 12th के बायोलॉजी के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और उसी सोर्स से हम आपको बता रहे हैं कि सबसे खतरनाक मलेरिया किसके द्वारा? फैल्सीपेरम के द्वारा। पढ़ लिए दोस्तों? पूरा नोट में लिख डाले हैं, बदल लीजिए न हो। विद्यार्थी सबका ना आदत अलग लेवल का होता है क्या? पैसा खर्चा बहुत ज्यादा होता है, ये तब पता चलेगा जब किताब खरीदने जाएगा। अब फेस वॉश साबुन में तो उसको पता नहीं चलता है। आइए दोस्तों, अगला जो प्रोटोजोआ दिखा रहे हैं आपको, दिखा नहीं बता रहे हैं, ठीक है, वह प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा कोलाई। एंट अमीबा कोलाई। इससे पहले एक और नाम सुनिए, एस्चेरिचिया कोलाई। दो नाम आपके सामने में है, एक एंट अमीबा कोलाई और दूसरा है एस्चेरिचिया कोलाई। एंट अमीबा कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। एंट अमीबा कोलाई प्रोटोजोआ है, क्या है? जबकि एस्चेरिचिया कोलाई प्रोटोजोआ नहीं है, यह क्या है? बैक्टीरिया है, यानी क्या है? जीवाणु है। तो कोलाई नाम एक जीवाणु का भी है और कोलाई नाम एक प्रोटोजोआ का भी है, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रोटोजोआ का पूरा नाम है एंट अमीबा कोलाई। क्या नाम है? एंट अमीबा कोलाई। और बैक्टीरिया का पूरा नाम क्या है? एस्चेरिचिया कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई। और ये प्रोटोजोआ भी मानव के लिए हानिकारक नहीं है और ये बैक्टीरिया भी मानव के लिए हानिकारक नहीं है। जब बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे तो आपको बताए थे दोस्तों कि ये जो बैक्टीरिया है मानव के बड़ी आंत में रहता है। एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया कहाँ रहता है? मानव के बड़ी आंत में रहता है। और मानव के बड़ी आंत में जो अपच भोजन है, उस अपच भोजन में जो हानिकारक जीवाणु है या हानिकारक कोई और सूक्ष्म जीव है, उसको यह बैक्टीरिया खाते रहता है। तो इसका भोजन हमारे शरीर में पाए जाने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीव है, इसका भोजन।
तो ये हानिकारक सूक्ष्म जीवों को खाकर हमारी शरीर को कई बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक जैसा काम ये करता है वैसा काम एंटमीबा कोलाई भी करता है। ये भी हमारे बड़ी आंतों में रहकर अपच भोजन में जो पाए जाते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीव उसका भक्षण कर लेते हैं। उसका क्या कर लेते हैं? भक्षण कर लेते हैं और हमारे शरीर को कई तरह के बीमारियों से बचाते हैं। तो एंटमीबा कोलाई एक लाभदायक प्रोटोजोआ है जो मानव के शरीर में निवास करता है परजीवी के रूप में। लेकिन परजीवी के रूप में निवास करते हुए भी ये हमारे लिए कोई हानिकारक, वे कौन से प्रोटोजोआ जो परजीवी है मानव शरीर में लेकिन हानिकारक नहीं? वे कौन से बैक्टीरिया हैं जो परजीवी है मानव शरीर में लेकिन मानव शरीर का हानिकारक नहीं? लगभग 99.99 केस में जो परजीवी है वो हानिकारक है, 99.9। लेकिन ये दोनों परजीवी है। प्रोटोजोआ एंटमीबा कोलाई भी परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं मानव के शरीर में, और एसेरिसिया कोलाई भी परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं मानव के शरीर में। लेकिन मानव के शरीर में परजीवी जीवन बिताकर इसका भोजन कुछ ऐसा है कि और हमारे शरीर को लाभ मिलता है। परजीवी जीवन व्यतीत करने के बावजूद, परजीवी जीवन व्यतीत करने के बावजूद इनका भोजन हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक सूक्ष्मजीव है, और हानिकारक सूक्ष्मजीवों को खाकर ये हमारे शरीर की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं दोस्तों। तो आप दोनों में मिस्टेक नहीं करिएगा। कोलाई है, कोलाई है, अंतर देख लिए ना क्या है। चलिए दोस्तों, एक चंदन पटेल है, कारा एसेरिसिया कोलाई को ही ई कोलाई कहते हैं। बिल्कुल सही है। एसेरिसिया कोलाई को शॉर्ट में क्या कहते हैं? ई कोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ई कोलाई कहते हैं। क्लियर? आइए दोस्तों, अंतिम प्रोटोजोआ से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हालांकि प्रोटोजोआ में इतनी अधिक विविधताएं हैं, इतनी अधिक, अब एक एक करके पढ़ने लगेगा ना तो कम से कम 3 महीना केवल प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते रहिएगा। इतने अधिक प्रोटोजोआ को अब तक हमारे जीव वैज्ञानिकों ने खोज लिया है। लेकिन दोस्तों हम लोग उतना पढ़ के क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना जरूरी है उतना पढ़ेंगे दोस्तों। और हमारा जो ये अंतिम प्रोटोजोआ है वो क्या है? अमीबा है। अमीबा अलग है, एंटमीबा अलग है। अब ये मत समझ लीजिए दोनों एक के है। अमीबा अलग, एंटमीबा अलग। यानी इससे पहले एक नाम आया था एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, एंटमीबा जिंजेबेलिस। तो क्या वो भी अमीबे था? अमीबा था, लेकिन वो दूसरी जाति थी। वो प्रोटोजोआ की दूसरी जाति थी, ये दूसरी जाति है। अमीबा जो है एक स्वतंत्र जीवी प्रोटोजोआ है। अमीबा कैसा प्रोटोजोआ है? स्वतंत्र जीवी प्रोटोजोआ है। स्वतंत्र जीवी प्रोटोजोआ यानी यह परजीवी जीवन व्यतीत नहीं करता है। जैसा जीवन पैरामीशियम व्यतीत करता था, जैसा जीवन पैरामीशियम व्यतीत करता था, ठीक उसी तरह का जीवन कौन व्यतीत करता है? अमीबा। और पैरामीशियम के भी बारे में जाने आप। पैरामीशियम एक स्वतंत्र जीवी प्रोटोजोआ है जो ऐसे जलों में रहते थे जिनमें सड़े गले कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। लेकिन अगर आप अमीबा के निवास स्थान पर आइएगा तो अमीबा का निवास स्थान पैरामीशियम से थोड़ा भिन्न है। ये आपको लवण जल में भी पाए जाते हैं और मीठे जल में भी पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? नम भूमि में। लवण जल और मीठे जल को आप समझ रहे हैं ना? नदी तालाबों के जल हो गया मीठे जल, नदी तालाबों का जल हो गया
मीठा जल नदी तालाबों का जल हो गया मीठा जल, जबकि समुद्री जल हो गया आपका लवण जल। तो ये समुद्र में भी इसका निवास होता है और मीठे जल में भी इसका निवास होता है, और ये नम भूमि में भी पाए जाते हैं, ये नम भूमि में पाए जाते हैं। तो अमीबा एक स्वतंत्र जीवी प्रोटोजोआ है जो लवण जल में पाए जाते हैं, अर्थात समुद्री जल में पाए जाते हैं, नदी और तालाबों के मीठे जल में पाए जाते हैं, और नम भूमि में भी पाए जाते हैं। और इनकी एक महत्वपूर्ण शारीरिक विशेषताओं को समझिए जो कई बार एग्जाम में पूछा गया। शारीरिक विशेषता क्या है दोस्तों कि अमीबा है तो एक कोशिकीय, इनका जो कोशिका है इनका शरीर लगातार क्या होते रहता है, बदलते रहता है, लगातार क्या होते रहता है, बदलते रहता है। कभी यह इस तरह का दिखेगा, कभी यह इस तरह का दिखेगा, कभी यह इस तरह का दिखेगा। तो अमीबा एक ऐसा प्रोटोजोआ है जिनके कोशिका की आकृति पल पल बदलते रहती है, यानी कि इनके शरीर की आकृति पल पल बदलते रहती है। यानी कि अमीबा जो है उसके शरीर का आकार या उसके कोशिका का आकार हमेशा कांस्टेंट नहीं बना रहता है, बल्कि पल पल उसके आकार क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। पल पल उसके आकार क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। यह इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। अब दोस्तों की इस संरचना में जो आप देख रहे हैं, इस संरचना में जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, इस हिस्सा को कहते हैं क्या, कूटपाद। क्या कहते हैं, कूटपाद को अंग्रेजी में सीडोपोडिया कहते हैं, सीडोपोडिया कहते हैं, सीडोपोडिया। पी जो है साइलेंट हो जाता है, पी क्या हो जाता है। तो अमीबा में जो अमीबा के जो कोशिका की संरचना आप देख रहे हैं, ये वाला भाग, 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 ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये क्या कहलाता है, कूटपाद कहलाता है। और यही कूटपाद इसका प्रचलन अंग है, यही कूटपाद इसका क्या है, प्रचलन अंग है। और ये कूटपाद प्रचलन का मतलब समझ रहे ना, जिस तरह यूग्लिना का प्रचलन अंग क्या था, फ्लैजिला। यूग्लिना का प्रचलन अंग क्या था, फ्लैजिला। यूग्लिना का प्रचलन अंग क्या था, फ्लैजिला था। पैरामीशियम का प्रचलन अंग सीलिया, पैरामीशियम का प्रचलन अंग सीलिया। तो यूग्लिना का जिस तरह प्रचलन अंग फ्लैजिला था, पैरामीशियम का प्रचलन अंग जिस तरह सीलिया था, उस तरह अमीबा का प्रचलन अंग क्या है, कूटपाद है। अमीबा का प्रचलन अंग क्या है, कूटपाद है। और यह कूटपाद के मदद से सिर्फ चलते फिरते नहीं है, कूटपाद के मदद से ये चलते फिरते ही नहीं है, बल्कि भोजन को भी पकड़ते हैं। किसके सहायता से, कूटपाद के सहायता से। भोजन जो भी पकड़ते हैं किसके सहायता से, कूटपाद के सहायता से। अमीबा स्वतंत्र जीवी है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता है। तो जहां भी इसका निवास स्थान है, यहां स्वतंत्र रूप से ये कूटपाद के मदद से चलते हैं, सीडोपोडिया के मदद से चलते हैं, और भोजन भी पकड़ते हैं किसके द्वारा, कूटपाद के द्वारा। तो अमीबा के कूटपाद उनको प्रचलन में भी सहायता करते हैं और उन्हें भोजन पकड़ने में भी सहायता करते हैं। अमीबा के कूटपाद उन्हें प्रचलन में भी सहायता करते हैं और उसे भोजन पकड़ने में भी सहायता करते हैं, दोनों रूप में से सहायता करते हैं। क्लियर हो गया, बात समझ गए। देख लीजिए अमीबा के बारे में क्या क्या हम लोग जाने हैं। अमीबा कैसा प्रोटोजोआ है, स्वतंत्र जीवी। और अब तक जितने प्रोटोजोआ आपको बताया उसमें दो स्वतंत्र जीवी है, एक पैरामीशियम और दूसरा अमीबा। अमीबा कहां कहां पाए जाते हैं, अमीबा का प्रचलन अंग क्या है, अमीबा के कूटपाद उनको कौन कौन कार्य करने में मदद करते हैं, कौन कौन कार्य करने में मदद करते हैं। क्लियर, बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिए दोस्तों,
जितने भी प्रोटोजोआ स्वतंत्र जीवी हैं उनका भोजन प्रोटिस्टा समुदाय के ही कोई अन्य सूक्ष्मजीव होते हैं। जितने भी प्रोटिस्टा है जो स्वतंत्र जीवी है वो भोजन के रूप में क्या खाता है? तो भोजन के रूप में या तो वो कार्बनिक पदार्थ खाते हैं। क्या खाते हैं? कार्बनिक पदार्थ, यानी ऐसा पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा हो। और दूसरा, वे अन्य सूक्ष्मजीवों को ही भोजन के रूप में खाते हैं। अन्य सूक्ष्मजीवों को ही भोजन के रूप में खाते हैं। पैरामीशियम भोजन के रूप में क्या खाता था? तो कार्बनिक पदार्थ, या फिर प्रोटिस्टा समुदाय के अन्य सूक्ष्मजीव को वो पकड़कर खाएगा। अमीबा भोजन के रूप में क्या खाता है? तो अमीबा भोजन के रूप में प्रोटिस्टा समुदाय के ही अन्य सूक्ष्मजीव जो पाए जाते हैं जल में, उसी को पकड़ पकड़ के खाता है। तो जो स्वतंत्र जीवी प्रोटोजोआ है, जो स्वतंत्र तरीके से अपने आवास में भोजन को पकड़ते हैं, उनका भोजन या तो कार्बनिक पदार्थ है जो जल में है, या उनका भोजन अन्य प्रोटिस्टा समुदाय का कोई सूक्ष्मजीव है। क्लियर हो गया? समझ गए? तो प्रोटिस्टा जगत के भी सूक्ष्मजीवों के बारे में आप समझ चुके हैं। एक बार नजर दोहरा लीजिए, तब हम आपको अगले सूक्ष्मजीव से परिचय करवाएंगे। अमीबा हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, बिल्कुल। अमीबा के कुछ जाति, ये तो अभी जिस अमीबा के बारे में पढ़े हैं वो तो मानव के शरीर में प्रवेश ही नहीं करेगा। वो मानव के शरीर में प्रवेश ही नहीं करेगा। लेकिन जो एंट अमीबा है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, वो तो मानव के शरीर के लिए हानिकारक है। तो प्रश्न ये आया है कि अमीबा हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो सभी अमीबा हमारे शरीर में रहते नहीं है। जो स्वतंत्र जीवी हैं वो मानव शरीर में प्रवेश ही नहीं करेंगे। लेकिन जो अमीबा की जातियां परजीवी है मानव शरीर में, निश्चित तौर पर वे हानिकारक है। सिंटू कुमार, रूपम कुमार, रंजन कुमार, धीरज कुमार, रुकता नहीं है, कोई भी वीडियो रुकता नहीं। जिसका रुक रहा है निश्चित तौर पर नेटवर्क प्रॉब्लम है। आप लोग देखिए, सब देख रहे हैं। नोट देखिए दोस्तों, नोट देखिए कुछ लाइन, एक दो क्वेश्चन आपके तरफ से आ जाए तो हमें खुशी होगी। अमीबा को इंग्लिश में अमीबा ही कहते हैं जी, हिंदी में भी। दोस्तों पिछले क्लास में हम इस बात की चर्चा किए थे कि पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, उन्हें 5 जगत में बांटा गया है। इस पृथ्वी पर जितने भी सजीवों का पता लगाया गया है, उन्हें 5 जगत में बांटा गया है।
और बांटने का उद्देश्य केवल ये है कि ताकि सजीवों के बारे में पढ़ना आसान हो जाए। जिस तरह केमिस्ट्री में तत्वों का अध्ययन आसान बनाने के लिए वैज्ञानिक पीरियोडिक टेबल बनाए हैं, ठीक उसी तरह बायोलॉजी में सजीवों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए उन्हें 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है। और वो 5 जगत कौन कौन है आप जानते हैं? कौन है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनीमेलिया। ये दोनों जो है वो क्या है? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। और ये जो है मल्टी सेलुलर है। बहुकोशिकीय। 5 जगत में 2 जगत ऐसे हैं जिसमें केवल एक कोशिकीय सजीव है, और 2 जगत ऐसे हैं जिसमें केवल बहुकोशिकीय है। लेकिन एक विशेष प्रकार के सजीव कौन है? फंगी। फंगी जगत में कुछ सजीव बहुकोशिकीय हैं, कुछ एक कोशिकीय भी है। यानी फंगी जगत ऐसा जगत है जिसमें एक कोशिकीय सजीव भी हैं और बहुकोशिकीय सजीव है। आप मोनेरा को पढ़ लिए हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को पढ़ लिए हैं तो मोनेरा को पढ़ लिए हैं। आप प्रोटोजोआ को पढ़ लिए, मतलब प्रोटिस्टा को पढ़ लिए हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फंगी के बारे में। और उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांटी के बारे में। चूंकि पौधों की दुनिया काफी विशाल है, पौधों की दुनिया में काफी विविधताएं हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिसे आप पैरों से मसल सकते हैं, तो कुछ पौधे इतने विशाल भी है जिसकी आयु 3-4 हजार साल हो चुकी है अब तक पृथ्वी पर। तो पौधों को पढ़ने के लिए 4था चैप्टर है और जंतु को पढ़ने के लिए 5वां चैप्टर है। तो हम सजीवों के इस 5 जगत में मोनेरा के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ चुके हैं। चूंकि पौधा को हमें काफी डिटेल में जाकर पढ़ना होगा, तो प्लांटी जगत को पढ़ने के लिए चैप्टर 4 है और एनिमिलिया जगत को पढ़ने के लिए चैप्टर 5 है। आइए इसी चैप्टर के अंतर्गत अब हम किसको समझ ले? फंगी को समझ ले। फंगी, फंगी, इसको हिंदी में कहते हैं क्या? कवक। कवक या फफूंद। फूफुंद, कवक या फफूंद कहते हैं। फंगी को हिंदी में क्या कहते हैं? कवक या फफूंद कहते हैं। और कवक एक ऐसा सजीव है, एक ऐसा सजीव है जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है, परंतु क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। सबसे प्रमुख विशेषता फंगी का, फंगी एक ऐसा सजीव है जिसमें पौधों के समान कोशिका भित्ति पाई जाती है। पौधों के समान कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। शुरुआत में जब
फंगी की खोज की गई तो कोशिका भित्ति होने के कारण इन्हें पौधों के श्रेणी में रखा गया। किसके श्रेणी में? पौधों के श्रेणी में। पौधों के श्रेणी में इसलिए रखा गया कि कवक या फफूंद या फंगी में पौधों की तरह क्या होते हैं? कोशिका भित्ति होते हैं। पौधों के श्रेणी में फंगी को इसलिए रखा गया क्योंकि पौधों की तरह इसमें कोशिका भित्ति होते हैं। लेकिन क्लोरोफिल नहीं होने के कारण वर्तमान समय में ये पौधों के श्रेणी से अलग होकर एक अलग प्रकार का सजीव घोषित कर दिया गया है और इसे अलग जगत में भी रखा गया है। लेकिन शुरुआत में जब इसकी खोज हुई थी, पौधा ही माना गया था। किसके उपस्थिति के कारण? कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। वर्तमान समय में कवक को क्या कहा जाता है? वर्तमान समय में कवक को कहा जाता है कि कवक एक ऐसा पौधा है जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। कवक एक ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल का क्या है? अभाव है। कवक एक ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल का क्या है? अभाव है। पृथ्वी पर वे कौन पौधे हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? फंगी। पृथ्वी पर वो कौन से पौधे हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? फंगी पाया। क्लियर हो गया? तो कवक या फंगी इस पृथ्वी के ऐसे सजीव हैं, कवक या फंगी इस पृथ्वी के ऐसे सजीव हैं जिसमें पौधों के समान कोशिका भित्ति तो पाई जाती है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल का क्या होता है? अभाव होता है। क्लोरोफिल का क्या होता है? अभाव होता है। और ये भी समझिए कि इसके कोशिका भित्ति जो है, इसका कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। हालांकि इसके कोशिका भित्ति में हल्का सा सेलुलोज भी होता है। इसके कोशिका भित्ति में हल्का सा कैलोज भी होता है। क्या क्या होता है? अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन। और ये तीनों कार्बोहाइड्रेट है। ये तीनों क्या है? कार्बोहाइड्रेट। काइटिन कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है, कैलोज भी ये कार्बोहाइड्रेट के ही विभिन्न स्वरूप हैं। तो कवकों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? लेकिन कुछ कवक ऐसे हैं जिसके कोशिका भित्ति में और क्या पाए जाते हैं? कुछ कोशिका भित्ति में इसके अलावे कैलोज पाए जाते हैं, लेकिन इस तीन के अलावे और कुछ भी इसके कोशिका भित्ति में नहीं पाए जाते और कुछ भी इसके कोशिका भित्ति में नहीं पाए जाते। तो कवकों की कोशिका भित्ति, कवकों की कोशिका, हाँ एक और चीज पाए जाते हैं, हेमीसेलुलोज। 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 कवकों की कोशिका भित्ति में मुख्य रूप से क्या मौजूद रहते हैं? काइटिन। काइटिन के अलावे कवकों की कोशिका भित्ति में और क्या क्या पाया जाएगा? सेलुलोज, कैलोज और हेमीसेलुलोज। सेलुलोज, कैलोज और हेमीसेलुलोज। लेकिन इसके अलावे और कुछ नहीं पाए जाते हैं। अब जब इस चैप्टर का प्रश्न बनाइएगा ना, एक प्रश्न आपको मिलेगा कि निम्नलिखित में क्या कवकों की कोशिका भित्ति में नहीं पाई जाती है? तो कवकों में कोशिका भित्ति में क्या पाई जाती है वो देख लिए ना। और ये सब कार्बोहाइड्रेट के ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। कैलोज भी कार्बोहाइड्रेट है, काइटिन भी कार्बोहाइड्रेट है, हेमीसेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट है और सेलुलोज भी क्या है? तो कवकों की कोशिका भित्ति में क्या क्या पाए जाते हैं? कवकों की कोशिका भित्ति में क्या क्या पाए जाते हैं? क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि कवक जो हैं वो एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। एक कोशिकीय भी होते हैं और हालांकि अधिकांश कवक क्या होते हैं? बहुकोशिकीय ही होते हैं।
लेकिन कुछ कवक एक कोष के होते हैं। जैसे आप इष्ट का नाम सुने होंगे, इष्ट का नाम सुने हैं ना। इष्ट एक प्रकार का क्या है? कवक। इष्ट एक प्रकार का क्या है? और इष्ट कैसा कवक है? एक कोष के कवक है। इष्ट कैसा कवक है? एक कोष के कवक है। इष्ट कैसा कवक है? एक कोष के कवक है। और आप मशरूम खाए हैं? मशरूम खाए ना जी? तो मशरूम खाए, वो मशरूम भी क्या है? कवक है। अस्वाभाविक है कि आंखों से आप देख रहे हैं तो वो क्या है? क्योंकि एक कोष की आंखों से दिखाई नहीं देते। तो कवक एक कोष के भी होते हैं और कवक बहुकोष के भी होते हैं। हालांकि अधिकांश कवक क्या है? अधिकांश कवक क्या है? बहुकोषीय ही है। अधिकांश कवक क्या है? बहुकोषीय ही है। इष्ट किस प्रकार का कवक है? इष्ट किस प्रकार का कवक है? मशरूम किस प्रकार का कवक है? बहुकोषीय। मशरूम सब खाए होंगे। आजकल शादी ब्याह पार्टी में मशरूम भी रहता है। अरे मशरूम खाने चला गया आ गया। चलिए, अब अगली विशेषता की ये कवक रहते कहाँ है? कवक का वास स्थान कहां पर है? कवक जो है ये भी किस प्रकृति के होते हैं? सर्वव्यापी प्रकृति के होते हैं। कवक भी बैक्टीरिया के तरह बैक्टीरिया की तरह नहीं, कवक भी सर्वव्यापी प्रकार के होते हैं। पृथ्वी के हर पर्यावरण में, पृथ्वी के हर पर्यावरण में कवक उगा करते हैं या पाए जाते हैं। ऐसा पृथ्वी का कोई स्थान नहीं होगा जहां कवकों की उपस्थिति ना हो। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, इससे पहले आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़े थे कि वो बैक्टीरिया भी क्या है? सर्वव्यापी है। तो कवक भी सर्वव्यापी प्रकृति के होते हैं। कवक भी सर्वव्यापी प्रकृति के होते हैं, लेकिन कवक उतने सर्वव्यापी प्रकृति के नहीं होते हैं जितने बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया कठिन से कठिन, दुर्लभ से दुर्लभ परिस्थितियों में निवास करने की क्षमता रखता है। बैक्टीरिया कठिन से कठिन, दुर्लभ से दुर्लभ, खराब से खराब परिस्थितियों में निवास करने के लिए सक्षम है, लेकिन उतने सक्षम कवक नहीं है। तो कवक सर्वव्यापी प्रकृति के होते हैं। ये पृथ्वी के हर तरह के पर्यावरण में पाए जाते हैं, लेकिन जितने सर्वव्यापी प्रकृति के बैक्टीरिया होते हैं उतने कवक नहीं होते हैं, उतने कवक नहीं होते हैं दोस्तों। तो ये हर जगह पाया जाता है। अब इसकी शारीरिक संरचना कैसी होती है? इसकी शारीरिक संरचना कैसी होती है? तो कवक एक कोशिकीय भी है और बहुकोशिकीय। तो जो कवक एक कोशिकीय है उनका शरीर में तो केवल और केवल एक कोशिका होगा। जो कवक एक कोशिकीय है उनके शरीर में तो केवल और केवल एक कोशिका होगा, उसकी तो कोई शारीरिक संरचना होगी नहीं। लेकिन जो बहुकोशिकीय कवक है उसका पूरा शरीर, उसका पूरा शरीर, जो बहुकोशिकीय कवक है उसका पूरा शरीर धागों के समान, उसका पूरा शरीर
धागों के समान संरचनाओं से बनी होती है। धागों के समान संरचनाओं से बनी होती है और उस धागे समान संरचना को क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइसीलियम कहता है। तो जो कवक एक कोशिकीय है, उनके शरीर में तो केवल एक कोशिका है, उनकी शारीरिक संरचना को हमें समझने की कोई आवश्यकता है नहीं। लेकिन जो कवक बहुकोशिकीय प्रकृति के होते हैं, उनका पूरा शरीर धागों के समान संरचनाओं से बना होता है। और उस धागे के समान संरचना को क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। मशरूम को अगर आप कभी निहार कर देखे होंगे तो उसमें धागे ही दिखाई पड़ेंगे आपको, पतले मोटे मोटे धागे। हम लोगों के गांव में जो है ना, उसको गोबर छत्ता बोला जाता है, गोबर को, ठीक है। तो उसमें अब अगर आप देखिएगा, आपके भी गांव में कहा जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें आप देखिएगा पूरा शरीर में एकदम सूक्ष्म धागा है, सूक्ष्म धागा। और उस धागा को क्या कहते हैं? माइसीलियम। और एक लाइन और यहां पर ध्यान दीजिए कि माइसीलियम में हाइफा दोस्तों, हाइफा नामक संरचना पाई जाती है, जिससे ये भोजन ग्रहण करता है। क्या ग्रहण करता है? चूंकि इसमें तो स्वपोषण है नहीं, बाहर से ही भोजन ग्रहण करना पड़ता है। तो भोजन ग्रहण करने के लिए इसके धागे समान संरचना यानी माइसीलियम में क्या पाया जाता है? हाइफा। तो हाइफा जो है, हाइफा से ये बाहरी वातावरण से भोजन को लिक्विड के रूप में ग्रहण करता है। किस रूप में? हाँ, ये ठोस रूप में भोजन ग्रहण नहीं करता है, केवल किस रूप में? लिक्विड के रूप में भोजन ग्रहण करता है। और भोजन ग्रहण करने के लिए इसमें क्या लगे रहते हैं? हाइफा लगे रहते हैं। क्लियर हुआ? अब इसमें पोषण की विधि की अगर हम बात करें, कवकों में पोषण की विधि की बात करें, सब कुछ समझ आ रहे हैं दोस्तों? क्या क्या पढ़े हम कवक के बारे में? आइए एक बार फिर से देख लीजिए। कवक, शुरुआत में जब कवक की खोज हुई थी तो कवक को पौधा माना गया और इसे पौधों के श्रेणी में रखा गया, जिसका कारण था इसमें कोशिका भित्ति की उपस्थिति। लेकिन पौधों के एक लक्षण है, लेकिन पौधों के महत्वपूर्ण लक्षण इसमें पाए। कवक एक ऐसे सजीव है जिसमें पौधों के समान तो कोशिका भित्ति होती है, परंतु इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। वर्तमान समय में इसे पौधों के श्रेणी से निकाल दिया गया है और इसके लिए अलग जगत ही बनाया गया है। अब फंगी जगत बना हुआ है जिसमें सारे फंगी को रखा गया है। तो कवक को कभी कभी यह भी कहा जाता है कि कवक ऐसा पौधा है जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। कवक ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। और इस कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो पौधों से थोड़ा भिन्न होती है। अगर हम पौधे की कोशिका भित्ति की बात करें तो पौधे का कोशिका भित्ति पूरी तरह से सेलुलोज से बना होता है। पौधों की कोशिका भित्ति पूरी तरह से सेलुलोज से बना होता है। लेकिन अगर हम बात करें कवकों की कोशिका भित्ति का, ये काइटिन का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, कैलोज का बना होता है, हेमी सेलुलोज भी इसमें पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से काइटिन। लेकिन इन चार के अलावा इसके कोशिका भित्ति में और कोई कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति नहीं होती है।
उसके बाद कवक एक कोष के भी होते हैं और बहुकोष के होते हैं। कवक एक कोष के भी होते हैं और कवक लगभग पृथ्वी के हर तरह के पर्यावरण में पाए जाते हैं। यह सर्वव्यापी प्रकृति के होते हैं। कवक किस प्रकृति के होते हैं? आप जहां भी चले जाइए आपको कवकों से मुलाकात होगी। आप घर भी 10 दिन बंद करके गांव चला जाइए, आपके घर में आकर कवक रहने लगेगा। कैसे? तो आप जानते हैं, आप देखिएगा कि 10-15 दिन, महीनों दिन अगर घर बंद रहेगा तो हर चीज पर धूल की एक परत जम जाती है। वो केवल धूल ही नहीं होते हैं, उसमें कई पोषक तत्व होते हैं। और उसी धूल को देखकर आकर्षित होते हैं कौन? कवक। और धूलों पर अपना जीवन की शुरुआत करते हैं। बस समझे कि नहीं समझे? अब इस कवक की शारीरिक संरचना की हम बात करें तो जो कवक एक कोशिकीय है उनके शरीर में तो केवल और केवल एक कोशिका है। जो कवक एक कोशिकीय है उनके शरीर में तो केवल और केवल एक कोशिका है। केवल और केवल क्या है? एक कोशिका है। और जो कवक बहुकोशिकीय है उस बहुकोशिकीय कवक का पूरा शरीर, उस बहुकोशिकीय कवक का पूरा शरीर धागों के समान संरचनाओं से बना होता है। पूरा शरीर धागों के समान संरचनाओं से बना होता है। और उस धागे समान संरचना में भोजन ग्रहण करने के लिए क्या पाए जाते हैं? हाइफा। हाइफा के मदद से कवक बाहरी वातावरण से केवल लिक्विड भोजन ग्रहण करते हैं, ये ठोस भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। अब आते हैं कवकों में पोषण की विधि कि इसमें पोषण किस प्रकार का होता है। अब कवक में दोस्तों क्लोरोफिल तो होते नहीं है, कवक में क्लोरोफिल नहीं होते हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें कैसा पोषण होता है? पर पोषण। जब सजीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे सजीव पर निर्भर रहे तो पोषण की इस विधि को क्या कहते हैं? पर पोषण कहते हैं। पोषण की इस विधि को क्या कहते हैं? पर पोषण कहते हैं। जब कोई सजीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य सजीव पर निर्भर रहता है तो पोषण की इस विधि को क्या कहते हैं? पर पोषण के अंतर्गत कवक मृतजीवी होते हैं, कवक परजीवी भी होते हैं और कवक सहजीवी भी होते हैं। पर पोषण के अंतर्गत कवक क्या होते हैं? मृतजीवी। मृतजीवी मतलब मृत पौधे, मृत जंतु के अवशेष से भोजन प्राप्त करना। मृत पौधे और मृत जंतु के अवशेष से जब सजीव भोजन प्राप्त करता है तो पोषण की इस विधि को क्या कहते हैं? मृतजीवी। परजीवी तो आप जानते ही है, परजीवी में दूसरे शरीर पर आश्रित रहते हैं, उससे भोजन प्राप्त करते हैं। और एक संबंध है क्या? दो सजीवों के बीच का ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाए। दो सजीवों के बीच का ऐसा बायोलॉजिकल रिलेशन जिसमें दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाए, उसको क्या कहते हैं? सहजीवी। कवक सहजीवी जीवन व्यतीत करते हैं, कवक परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं, कवक मृतजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन कवक में क्लोरोफिल के अभाव से स्वपोषण नहीं होता है। कवक परजीवी होते हैं, कवक मृतजीवी होते हैं, कवक सहजीवी होते हैं, लेकिन कवक स्वपोषी नहीं होते हैं, क्योंकि कवकों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। कवकों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है दोस्तों। अब कवक में अगर जनन की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें, तो कवक में अलैंगिक जनन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। कवक में अलैंगिक जनन भी होते हैं और लैंगिक जनन भी होते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में क्या होते हैं? क्लियर? कवक समझ गए?
समझे? एक बार फिर से देखिए। अरे हाँ, कवक ऐसा सजीव है जिसमें कोशिका भी थी परंतु क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। प्रारंभ में जब कवक की खोज हुई थी तो इसे क्या माना गया? पौधा। लेकिन वर्तमान में इसे पौधा नहीं माना जाता है। लेकिन कभी कभी ये बोल दिया जाता है कि कवक ऐसा पौधा है जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, या कवक ऐसा पौधा है जो स्वपोषी नहीं होते। कवकों की कोशिका भित्ति में क्या क्या पाया जा सकता है? कवक एक कोश के भी होते हैं, और हालांकि अधिकांश कवक क्या है? बहुकोश के। जो एक कोश के होगा आंखों से नहीं दिखेगा, और जो बहुकोश के होगा वो आंखों से। कवक कहां पाए जाते हैं? सर्वव्यापी प्रकृति को होते हैं ईश्वर जी। कवक कवक कहां पाए जाते हैं? सर्वव्यापी प्रकृति का। लेकिन एक बात यहां पर और याद रखिए कि कुछ कवक स्थान विशेष पर ही उगा करते हैं। स्थान विशेष पर ही। कवकों की कुछ जातियां केवल गोबर पर उगा करते हैं। कवकों की कुछ जातियां केवल पेड़ों के छाल पर उगा करते हैं। कवकों की कुछ जातियां केवल पत्थरों पर, चट्टानों पर उगा करते हैं। तो कुछ कवकों की ऐसी जातियां जो स्थान विशेष पर ही उगा करते हैं। कवकों की बात मत करिए, बात मत करिए, कोई दरोगा नहीं बना पाएगा आपको हमारे सिवा। ठीक है? क्या हुआ आंख में जी? गजब स्थिति है। लेकिन कुछ कवकों की जातियां स्थान विशेष पर ही उगा करते हैं, और कवकों की जो जातियां स्थान विशेष पर उगा करते हैं उसको विशेष नाम दिया गया। जैसे गोबर पर उगने वाले कवक को कोप्रोफिलस कहते हैं। पेड़ की छाल पर उगने वाले कवक को कोर्टिकोलस कहते हैं। चट्टानों पर उगने वाले कवकों को सेक्सिकोल्स कहते हैं। तो ये भी याद रखने वाला है 3 टर्म कि कोप्रोफिलस कवक क्या है, कोर्टिकोलस कवक क्या है, सेक्सिकोल्स कवक क्या है। पत्थर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स कहते हैं। पेड़ की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कोर्टिकोलस कहते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? क्लियर हुआ? हालांकि कवक क्या होते हैं? सर्वव्यापी प्रकृति का होते हैं। उनका शरीर किससे बना होता है? माइसीलियम में लगे हाइफा का क्या काम है? भोजन ग्रहण करना। इसमें कैसा पोषण होता है? पर पोषण कितने तरह से? अब ध्यान रखिएगा, जो कवक मृतजीवी है वो मृतजीवी है, जो कवक परजीवी है वो परजीवी है, जो कवक सहजीवी है वो। ऐसा नहीं है कि एक ही कवक तीनों तरह से जब मन होगा मृतजीवी जीवन जिएगा और जब मन होगा कहेगा अब चलो सहजीवी रहते हैं। ऐसा नहीं है। कवकों की एक जातियों में जिस तरह का पोषण पाए जाते हैं दोस्तों, कवकों की एक जातियों में केवल एक ही तरह का पोषण पाए जाते हैं। जो मृतजीवी होगा वो परजीवी नहीं होगा, जो परजीवी होगा वो सहजीवी नहीं होगा। बात समझे दोस्तों? ललन कुमार जी प्रश्न पूछ रहे हैं, मानव शरीर में कवक पाए जाते हैं। आ रहे हैं मानव शरीर में अभी दांत, खाज, खुजली सब कवक के कारण फैलाएंगे दोस्तों। बीमारी अभी आए कहां है? कवक बीमारियों फैलाता है, परजीवी जीवन जी रहा था जी। तो कवक समझ गए। अब सवाल है कि कवक से क्या है, लाभ है कि हानि है? मानव समुदाय को
हालांकि प्रकृति ने जिन भी सजीवों को बनाया है, प्रकृति को उनसे लाभ है, लेकिन हम इस दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं दोस्तों कि कवक से मानव समुदाय को क्या है प्राप्त होता है, मानव समुदाय को कवकों से लाभ है या मानव समुदाय को कवकों से हानि है, क्या है। तो कवक की भी स्थिति बैक्टीरिया के तरह, कवक की भी स्थिति बैक्टीरिया के तरह है। कवक से लाभ भी है और कवक से हानि भी है। कवक से सबसे बड़ा लाभ कि आप जो मशरूम खाते हैं, जो प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है, वो क्या है, कवक है। मशरूम क्या है दोस्तों, कवक है। मशरूम क्या है, कवक है, सबसे बड़ा फायदा। लेकिन मशरूम की कई जातियां अत्यधिक विषैले होते हैं। अगर वो जातियां भूल चूक से खा लिया जाए, खा के नींद आएगा, फिर दूसरे दुनिया में नींद टूटेगा। इतने विषैला होते हैं कि खांसने का भी मौका नहीं देते। आदमी सल्फास खा लेता है तो बचने का चांस है, क्योंकि वो उल्टी करेगा आधा घंटा, तब तक तो उसको हॉस्पिटल ठेल कर पहुंचा देता आदमी। लेकिन विषैले कवक, विषैले मशरूम अगर कोई खा लिया तो चंद समय के बाद मृत्यु हो जाती है। तो कवक, मशरूम कवक है और मशरूम की ढेर सारी जातियां हैं। सारे मशरूम की जातियां खाने योग्य नहीं है। खाने योग्य मशरूम कवक की जातियां हैं रोमेरिया, कलेबेसिया, एगेरिकस। रोमेरिया, कलेबेसिया, एगेरिकस, ये खाने योग्य मशरूम कवक है। तो एक फायदा मशरूम से। दूसरा फायदा, हम जो शराब निर्माण करते हैं उसमें ईस्ट कवक की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? उसके बाद जो पाव रोटी बनता है या ब्रेड बनता है उसमें भी ईस्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो एक लाभदायक कवक मशरूम, दूसरा लाभदायक कवक आपका ईस्ट। उसके बाद कवकों से और भी कई फायदे हैं। कवकों से तीसरा बड़ा फायदा कि एक ड्रग्स बनता है, ऑर्गोट। कौन? ऑर्गोट। ये एक प्रकार का ड्रग है, ड्रग। ये ऑर्गोट ड्रग किससे बनता है? कवक से बनता है। किससे? कवक से। तो कवक से फायदे भी हैं और हानि भी है। क्या फायदे हैं, क्या हानि है, अब पढ़ लीजिएगा नोट में, कि उसको भी बताने की जरूरत है। पढ़ लीजिएगा दोस्तों, पढ़िए, एक बार पढ़िए, कोई दिक्कत होगा तो बता देंगे। तेरा यार थानेदार अमन कुमार है। अमन कुमार बोले थे नाम बदलने के लिए। कोई प्रश्न पहुंचाने का कोशिश कीजिए, लिख कर दीजिए, नहीं किसी को पहुंचा देगा। ई कोलाई, अच्छा, ई कोलाई ये आपका बैक्टीरिया है, और एक है एंट अमीबा कोलाई, ये आपका प्रोटोजोआ है। ई का पूरा नाम है एस्चेरिचिया, एस्चेरिचिया कोलाई, ये बैक्टीरिया है। एंट अमीबा कोलाई प्रोटोजोआ है। दोनों लाभदायक है मानव शरीर में, दोनों परजीवी जीवन जीते हैं, लेकिन हानि
नहीं पहुंचाते हैं। रोशन सर का क्लास कब होगा? एलएसडी क्या है? एक क्वेश्चन आ रहा है एलएसडी। एलएसडी ये दोस्तों हैलुसिनेशन ड्रग है, भ्रम उत्पन्न करने वाला। एलएसडी का फुल फॉर्म दिया होगा लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड। तो एलएसडी को भी कवक से ही बनाया जाता। किससे? कवक से। और कवक, ये जो एलएसडी है ये क्या? हैलुसिनेशन ड्रग्स है, यानी भ्रम उत्पन्न करने वाला। देखिए ड्रग 3 प्रकार के होते हैं। एक अपर, यानी ऐसा ड्रग जिससे लेने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, आपको तरोताजा लगेगा, आपको लगेगा कि सर्वाधिक शक्तिशाली खुद हम है। तो ऐसे ड्रग्स को क्या कहते हैं? अपर्स। जैसे कि अल्कोहल हो गया, अपर्स है। लेने के बाद जो है आदमी को लगता है कि भाई जो सो है सो हम है, हमारे सिवा महामहिम राष्ट्रपति ही है, बाकी कोई न है। एक बात बोले, एक ड्रग्स जो होता है वो आपको शांत चित्त कर देगा। आपको लगेगा कि दुनिया में झूठ मूठ का भागदौड़ है, हमको घर में बैठे रहना चाहिए, मजा से सोना चाहिए। जैसे कि भांग और गांजा हो गया, ये डाउनर्स कहलाते। क्या कहलाते हैं? तो एक ड्रग हो गया अपर्स ड्रग्स जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। एक डाउनर्स ड्रग्स जो आपको शांतिचित करते हैं। और एक ड्रग हो गया हैलुसिनेशन ड्रग जो आपको भ्रम उत्पन्न करते हैं। आपके सामने जो दिख रहा है उसको काल्पनिक अवस्था में लेकर बदल देगा। जैसे एलएसडी लेने से सब कुछ रंगीन रंगीन दिखाई देने लगता है, ठीक है, यानी कि 100 वाट का बल्ब भी आपको डीजे लाइट लगेगा, आलू देखिएगा तो प्याज लगेगा। अब ये समझ नहीं, आप अब ये अंदाजा नहीं लगाइए कि हम लेकर बोल रहे हैं, ठीक है, हम पढ़कर बता रहे हैं। तो ड्रग्स कितने प्रकार के होते हैं? तो एलएसडी क्या है? एलएसडी ड्रग्स है। एस्परजिलस कवक है। एस्परजिलस क्या है? कवक है। पनीर बनाने में इसका काम आता है, एस्परजिलस कवक। मैलिग्नेंट मलेरिया बुखार फैलसीपेरम के कारण होता है। मैलिग्नेंट मलेरिया बुखार का एक प्रश्न आ रहा है, फैलसीपेरम का आता है। तो इस तरह से दोस्तों तीसरा चैप्टर से हम अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से आज हटा रहे हैं। मशरूम में मृतोपजीवी, मशरूम में किस प्रकार का? मृतोपजीवी, ठीक है ना। मृतोपजीवी, मृत परजीवी नहीं होते हैं, स्वपोषी नहीं होते हैं, मृतोपजीवी पोषण होता है। यानी सड़े गले जंतु या सड़े गले पौधे के अवशेष से क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। अब ज्यादा प्रश्न मत पूछिए, हम भी प्रोफेसर तो है नहीं। क्या क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों, पहला चैप्टर में 137 प्रश्न, दूसरा चैप्टर में 100 और तीसरा में 303 प्रश्न। 4 3 7 1 306 2 302, तो 4 3 7 यानी अप्रोक्स 580 प्रश्न अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। अब 3 चैप्टर के बाद हम ब्रेक लेंगे और आएंगे इकोनॉमी के पहले चैप्टर पर। क्लियर? इकोनॉमी के 4 चैप्टर का नोट मार्केट में अवेलेबल होगा, आप 4 चैप्टर लीजिएगा। ऑनलाइन वाले को भी 4 चैप्टर इकोनॉमी डाउनलोड कर दीजिएगा। 4 चैप्टर के बाद अभी आया नहीं है, संशोधित हो रहा है,
आपके एग्जाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हम पहला चैप्टर इकोनॉमी का कल से स्टार्ट करेंगे, क्लियर। बाकी तीसरा चैप्टर के प्रश्न का डिटेल सॉल्यूशन आज रात 12 बजे अवेलेबल हो जाएगा हमारे ऐप पर, क्लियर। सभी लोग ऐप पर जाकर प्रश्नों को कर लीजिएगा। नहीं तो हम इस तरह से डिस्कस किए हैं कि 70% सुन रहा कि बात कर रहा है। पुराना नोट पुराना हो चुका है, ये बैच नया है इसलिए नया नोट निकाले हैं। इकोनॉमी का वेटेज बढ़ गया है ना, तो पुराना नोट कुछ क्वेश्चन भाग गया, बाहर हो गया। विद्यार्थी सब कंप्लेन कर दिया कि इकोनॉमी में 3 क्वेश्चन हमारे नोट से नहीं था। तो हम तो कह लिए कि भाई किसी के नोट से नहीं था वो 3 क्वेश्चन, ठीक है ना। और शायद ही वो 3 क्वेश्चन बिहार में कोई बनाया होगा, और जो 3 बनाया होगा तो समझ लीजिए वो इकोनॉमी से ही नेट का परीक्षा पास किया होगा, बाकी वो कुछ नहीं बनाया होगा। लेकिन इस बार इकोनॉमी को काफी ज्यादा मॉडिफाइड किए, खासकर प्रश्नों को लेकर विद्यार्थी को बहुत शिकायत थी। इस बार कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जितने इकोनॉमी का प्रश्न भिन्न भिन्न एग्जामों में आए हैं, खासकर बिहार बोर्ड में जो कॉमर्स का परीक्षा होता है और सीबीएसई बोर्ड से जो कॉमर्स का परीक्षा होता है कॉमर्स वालों का, तो उसका जो इकोनॉमी का प्रश्न था वो भी नोट्स में डाल दिए ताकि वो भी प्रश्न आप देखकर अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर बना सके। तो प्रश्नों की डिटेल श्रृंखला इस बार इकोनॉमी में हम ला रहे हैं। 4 चैप्टर बिल्कुल ओपन है, 5 चैप्टर आने वाला है, धीरे धीरे करके आ जाएगा दोस्तों। इकोनॉमी को बहुत स्पीड से भी नहीं हम पढ़ाने वाले हैं। पहला चैप्टर पढ़ा करके फिर हम बायोलॉजी के चौथे और 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, तब जाकर इकोनॉमी के दूसरा पढ़ाएंगे, क्लियर। तो अब बायोलॉजी के पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में कुछ नहीं करना है, केवल इतने प्रश्नों को याद करना है। याद नहीं करिएगा नौकरी नहीं होगा, और याद करिएगा फिर भी याद नहीं होगा तब भी नौकरी नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना। इसलिए क्लास में हम कहते हैं कि केवल समझने और सीखने पर जोर दीजिए। एथलीट फुट एक प्रकार का रोग है जो पैरों में होते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों कल के क्लास में, दीजिए इजाजत आज।